नमस्ते दोस्तों। सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। अमेरिका के स्कूलों में साल का सबसे खास दिन होता है जिसे प्रोम नाइट कहते हैं। इसे आप हमारे यहाँ के स्कूल फेयरवेल जैसा समझ लीजिए, बस उससे कई गुना बड़ा और शानदार। ऐसी ही एक शाम थी जब शहर के सबसे आलीशान होटल के हॉल में चकाचौंध बिखरी हुई थी। हर तरफ संगीत और हंसी के फव्वारे छूट रहे थे और हर कोई अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जी रहा था। पर उसी भीड़ के बीच 17 साल की एक लड़की बाथरूम के कोने में छिपी अपनी सिसकियां रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये लड़की थी मेल रॉबिन्स, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे मशहूर लेखिकाओं और हौसला देने वाली वक्ताओं में गिनी जाने लगी। पर उस शाम वो बुरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि उनके जिन दोस्तों ने साथ में खाना खाने और फोटो खिंचवाने का वादा किया था, वो सब उन्हें अकेला छोड़कर कहीं और चले गए थे। उस वक्त मेल को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी दुनिया बिखर गई है। हॉल में बज रहे गानों और हंसी के शोर के बीच उनका अकेलापन और भी गहरा हो रहा था, और वो पूरी रात बस इसी उधेड़बुन में जलती रहीं कि उनके दोस्तों ने ऐसा क्यों किया और वो उन्हें कैसे समझाएं कि यह गलत था। पर बरसों बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें ये एक बड़ी बात समझ आई कि उस रात की असली तकलीफ दोस्तों का जाना नहीं थी, बल्कि उनकी वो जिद थी जिसके जरिए वो उन लोगों को काबू में करना चाहती थीं जो उनके साथ रहना ही नहीं चाहते थे। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे जबरदस्त विचार का जिसने आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और जिसे हम द लेट देम थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह किताब हमें दिखाती है कि हम अपनी कितनी ताकत और दिमागी सुकून सिर्फ इस कोशिश में बर्बाद कर देते हैं कि दूसरे हमारे हिसाब से चलें, हमें पसंद करें या हमारी बात समझें। इस किताब में हमें एक ऐसा औजार मिलता है जो सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर इसका असर किसी चमत्कार से कम नहीं है। और वो औजार है बस दो शब्द, लेट देम, यानी उन्हें करने दो। जब आप इस विचार को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आप अचानक उस भारी बोझ से आजाद हो जाते हैं जो आपने दूसरों की उम्मीदों और उनके बर्ताव का अपने कंधों पर लादा हुआ था। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अक्सर दूसरों के बर्ताव की वजह से परेशान, अनदेखा या गुस्से में रहते हैं और जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। हमारे भारतीय समाज में तो ये बात और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम लोग क्या कहेंगे या रिश्तेदार क्या सोचेंगे के जाल में इस कदर उलझे रहते हैं कि अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है कि शादी में क्या पहनना है, यह अपनी पसंद से नहीं बल्कि इस डर से तय होता है कि कहीं कोई ताना ना मार दे, या बच्चों की पढ़ाई का फैसला इस बात पर टिका होता है कि शर्मा जी के बेटे ने क्या किया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कर भला तो हो भला। पर इस किताब में इसमें एक नया पहलू जोड़ा गया है कि भला करने के बाद अगर सामने वाला आपकी कद्र न करे तो दुखी होने के बजाय बस मुस्कुराकर कहो, उन्हें वैसा ही रहने दो। आज के इस सफर में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे यह छोटी सी थ्योरी आपके रिश्तों, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और सबसे बढ़कर आपकी दिमागी सेहत को पूरी तरह बदल सकती है। और एक बात याद रखिए, लेट देम कहना हार मानना नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो आपके आत्मसम्मान को बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस थ्योरी का असली जादू तब खुलता है जब हम इसके दूसरे हिस्से को समझते हैं। बहुत सारे लोग लेट देम सुनकर यही सोचते हैं कि यह तो हार मानने जैसा है या फिर दूसरों को मनमानी करने की पूरी छूट देना है। पर असल में लेट देम तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, और दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा ताकतवर है जिसे लेट मी कहते हैं, यानी अब मुझे अपने लिए जीने दो। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए जो शायद आपकी अपनी कहानी भी हो सकती है। कुछ साल पहले की बात है। एक शाम मेल रॉबिन्स अपना फोन चेक कर रही थीं, तभी सोशल मीडिया पर उन्हें अपनी करीबी सहेलियों की तस्वीरें दिखीं जो किसी शानदार जगह घूमने गई हुई थीं। तस्वीरों में हंसी, मस्ती, खूबसूरत नजारे, सब कुछ था। पर सबसे चुभने वाली बात यह थी कि उन सहेलियों ने इस ट्रिप के बारे में बताया तक नहीं था। बुलाना तो बहुत दूर की बात। उस पल दिल में वही पुरानी बेचैनी और गुस्सा जाग उठा कि कैसे ये लोग मुझे भूल सकते हैं? क्या मेरी दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं? ये वो एहसास है जो हम में से हर किसी ने कभी ना कभी झेला है। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, वो पल जब व्हाट्सएप ग्रुप में सबका प्लान बना और आपको शामिल नहीं किया गया, या जब ऑफिस में सब लोग साथ में चाय पीने निकल गए और आपसे पूछा तक नहीं, या फिर रिश्तेदारों की किसी मिलनी में सबको न्योता गया पर आपका नाम ही छूट गया। वो जलन, वो तकलीफ, वो क्या मैं किसी काम का नहीं वाला दर्द,
यही तो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। पर इसी मोड़ पर कहानी का रुख बदला। पहले तो उन्होंने लेट देम कहा, यानी उन्हें बिना मेरे घूमने जाने दो, यह उनकी मर्जी है। पर असली ताकत तब आई जब उन्होंने खुद से कहा लेट मी, यानी अब मुझे अपनी खुशी खुद तलाशने दो। उन सहेलियों को फोन करके शिकायत करने या रोने धोने के बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने परिवार और अपने काम पर लगा दिया। और यही वो पल था जब दर्द ने ताकत में बदलना शुरू किया। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से और आसानी से समझिए। मान लीजिए दिवाली पर रिश्तेदार आपसे पूछते हैं शादी कब करोगे या तनख्वाह कितनी है, और आपका खून खौल उठता है। पहले आप इन सवालों से बचने के लिए या तो बहाने बनाते थे या फिर लड़ पड़ते थे। पर अब लेट देम कहिए, उन्हें पूछने दीजिए, यह उनकी आदत है जो आप बदल नहीं सकते। और फिर लेट मी कहिए, मुझे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने दो। जैसे ही आप यह करेंगे, आप पाएंगे कि उनके सवालों ने आपको परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि अब आपने उन्हें अपने ऊपर हावी होने की इजाजत देना बंद कर दिया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप उनकी बातों पर भाव देना बंद करेंगे, तो धीरे धीरे वो भी ये सवाल पूछना कम कर देंगे, क्योंकि उनकी बातों का असर ही नहीं हो रहा, तो पूछने का मजा ही क्या। यह संतुलन ही इस थ्योरी की असली जान है। जब आप दूसरों को वो करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं, तो आप खुद को वो करने की आजादी दे पाते हैं जिसकी आपको सच में जरूरत है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे भारतीय दर्शन में साक्षी भाव की बात कही गई है। साक्षी भाव का मतलब है जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक दर्शक की तरह देखना, उसमें इतना न डूब जाना कि अपना सुकून ही गंवा बैठे। हमारे दादा दादी अक्सर कहा करते थे, जो होना है वो होकर रहेगा, तू बस अपना काम कर। और अगर गौर से देखें तो यह बात लेट देम लेट मी का सबसे सरल और देसी रूप है। योग और ध्यान की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा भी यही सिखाती है कि बाहरी दुनिया हमारे वश में नहीं है, पर अपना मन जरूर हमारे वश में हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि यही सोच सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी पाई जाती है। यूनान यानी ग्रीस में हजारों साल पहले एक विचारधारा शुरू हुई जिसे स्टोइसिज्म कहते हैं। आप इसे भगवत गीता के कर्म योग का पश्चिमी रूप मान सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी सीख भी यही है कि दुनिया को दो हिस्सों में बांट लो, एक वो जो तुम्हारे बस में है और दूसरा वो जो तुम्हारे बस में नहीं, और अपनी सारी ताकत सिर्फ उसी पर लगाओ जो तुम बदल सकते हो। अक्सर हम अपने रिश्तों में इस उम्मीद के साथ जीते हैं कि सामने वाला हमारी जरूरतों को खुद समझेगा, हमारा ख्याल रखेगा, और जब वो ऐसा नहीं करता तो हम अंदर से टूट जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा तो उसे न देने दीजिए और खुद को वो सुकून लौटाइए जो बार बार फोन की स्क्रीन चेक करने से छिनता जा रहा है। ये एक तरह का कड़वी सच्चाई को गले लगाना है, यानी जो हो रहा है उसे जैसा है वैसा मान लेना, बिना उसे बदलने की जिद किए। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपका दिमाग उन अनगिनत अगर और काश से आजाद हो जाता है जिनका कोई नतीजा कभी निकलने वाला नहीं है। कितना हल्का लगता है यह जानकर कि मुझे किसी को सही साबित करने की जरूरत नहीं है और न ही किसी के बर्ताव का ठेका मेरा है। यह थ्योरी आपको एक ऐसा दिमागी कवच देती है जिससे दूसरों के शब्द और उनके काम आपको छू तक नहीं पाते और आप अपनी जिंदगी के बीचों बीच वापस लौट आते हैं। पर यह थ्योरी सिर्फ जज्बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा असर आपके दिमाग के उन हिस्सों पर भी पड़ता है जो आपको हर वक्त तनाव और चिड़चिड़ेपन में रखते हैं। और जब आप इस दिमागी खेल को समझ लेंगे तो यह थ्योरी आपकी जिंदगी में और भी गहरे तरीके से काम करने लगेगी। एक बार कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ भाड़ वाले हवाई अड्डे पर खड़े हैं, सामने लंबी लाइन लगी है और आपकी फ्लाइट का समय नजदीक आ रहा है। तभी आपके ठीक पीछे खड़ा एक अजनबी जोर जोर से खांसना शुरू कर देता है, बिना मुंह ढके, बार बार, लगातार। अब आपके अंदर कुछ खौलने लगता है। आपके दिमाग में बस यही घूम रहा है कि इस इंसान को मास्क पहनना चाहिए था, या फिर बीमार है तो घर पर बैठना चाहिए था। आप मन ही मन इतने चिढ़ जाते हैं कि आपका पूरा मूड बिगड़ जाता है। यह बात सुनने में मामूली लगती है, पर अगर ईमानदारी से सोचें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी ही छोटी छोटी चिढ़ से भरी पड़ी है। सुबह सुबह पड़ोसी का तेज संगीत, ऑटो वाले की बदतमीजी, ट्रेन में बगल वाले का फोन पर चिल्लाकर बात करना, ट्रैफिक में किसी का बेवजह हॉर्न बजाना, या फिर बस में किसी का आपके ऊपर गिरते गिरते बचना। इन सब में एक बात एक जैसी है, आप किसी और के बर्ताव को बदलना चाहते हैं जो कि आपके बस में बिल्कुल भी नहीं है।
और यही चाहत आपकी शांति को चुपचाप चुरा लेती है। पर यहीं से लेट देम थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस विज्ञान है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जो दुनिया की सबसे नामी चिकित्सा संस्था है, वहां की भारतीय मूल की शोधकर्ता डॉक्टर अदिति नेरुरकर ने अपनी खोज में बताया है कि जब हम किसी ऐसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में नहीं है, तो हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जिसे एमिगडला कहते हैं। इसे आप दिमाग का खतरे का अलार्म समझ लीजिए। जब यह अलार्म बजता है तो शरीर में तनाव पैदा करने वाले रसायन छूटने लगते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है, सांस उखड़ने लगती है और पूरा शरीर ऐसे तैयार हो जाता है जैसे सामने कोई जंगली जानवर खड़ा हो। असल में यह हिस्सा हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों की जान बचाने के लिए बना था। जब जंगल में शेर सामने आ जाता था तो यही अलार्म बताता था कि भागो या लड़ो। पर दिक्कत यह है कि आज जंगल नहीं रहे, शेर नहीं रहे, फिर भी यह अलार्म ऑफिस में बॉस की एक टिप्पणी पर बज उठता है, ट्रैफिक में किसी की गाड़ी आगे निकल जाने पर बज उठता है और सोशल मीडिया पर किसी के कमेंट पर भी बज उठता है। मतलब हमारा दिमाग एक छोटी सी बात को भी जिंदगी मौत का मामला बना देता है और हम हर वक्त थके हुए, परेशान और चिड़चिड़े बने रहते हैं। अब सबसे काम की बात यह है कि लेट देम कहना दरअसल इस अलार्म को शांत करने का बटन है। जब आप होशपूर्वक खुद से कहते हैं, उन्हें खांसने दो या उन्हें वैसा ही रहने दो, तो आप अपने दिमाग को एक साफ संदेश भेज रहे होते हैं कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, शांत हो जाओ। और जैसे ही यह संदेश पहुंचता है, दिमाग तनाव के रसायन छोड़ना बंद कर देता है और आपका शरीर सामान्य हालत में लौट आता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि पूरी तरह विज्ञान पर आधारित बात है। इसी को हमारे गांव देहात में एक बड़ी ही खूबसूरत कहावत से समझाया गया है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मतलब साफ है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो और रास्ते में जो शोर मचा रहा है उस पर अपनी ताकत बर्बाद मत करो। जब हम दूसरों की राय या उनके कामों को दिल से लगा लेते हैं, तो हम अपनी कीमती इच्छा शक्ति को ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनका कोई नतीजा कभी निकलने वाला नहीं। इसकी जगह अगर अपनी चेतना को वापस अपनी सांसों और अपने काम पर ले आएं, तो एक ऐसा मानसिक ठहराव मिलता है जो हर मुश्किल में काम आता है। इसे और गहराई से समझने के लिए अपनी ऑफिस की जिंदगी के बारे में सोचिए। आपका बॉस सुबह से आपकी हर छोटी बात पर टोक रहा है। आपके सहकर्मी आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं जो सुनकर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कुछ चल रहा है, और मीटिंग में आपकी बात को बीच में ही काट दिया जाता है। अब सामान्य दिन में क्या होता है? आप ऑफिस से निकलते हैं और यह सब कुछ अपने साथ घर ले आते हैं। खाने की मेज पर बैठकर भी वही सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, बच्चों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे, रात को नींद नहीं आ रही, और अगले दिन फिर उसी थकान के साथ ऑफिस पहुंच रहे हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो एक बार शुरू हो जाए तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। पर अगर उसी पल आप लेट देम कह दें, उन्हें टोकने दो, उन्हें बात काटने दो, उन्हें जो मन में आए करने दो, तो आपने दरअसल उस चक्र की चेन तोड़ दी। अब वो बातें ऑफिस में ही रह जाएंगी, घर तक आपके साथ नहीं आएंगी, और आपकी शाम आपके परिवार के नाम होगी, किसी बॉस या सहकर्मी के नाम नहीं। भारतीय योग परंपरा में इसी बात को प्रत्याहार कहा गया है। यह नाम थोड़ा भारी लग सकता है, पर मतलब बहुत सीधा है। प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों को, यानी अपनी आंखों को, कानों को, दिमाग को बाहर की दुनिया के शोर से हटाकर अपने भीतर की शांति से जोड़ना। जैसे कछुआ खतरा देखकर अपने सारे अंग अपने खोल के अंदर समेट लेता है, वैसे ही प्रत्याहार में हम अपनी चेतना को बाहरी दुनिया से समेटकर अपने अंदर ले आते हैं। और यह कोई पुरानी बात नहीं है जो सिर्फ किताबों में लिखी रह गई। आज का विज्ञान भी यही कह रहा है कि जो लोग इस तरह की दिमागी तटस्थता का अभ्यास करते हैं, यानी जो दूसरों के नाटक में अपनी ताकत बर्बाद करने से बचते हैं, उनकी एकाग्रता, उनकी रचनात्मकता और उनके फैसले लेने की काबिलियत बाकी लोगों के मुकाबले कई गुना बेहतर होती है। मतलब लेट देम कहना सिर्फ दिल को सुकून नहीं देता, बल्कि आपके दिमाग को भी तेज और साफ बनाता है। पर यहां एक बात है जो बहुत जरूरी है और जिसे अनदेखा करना आसान है। अभी तक हमने बात की अजनबियों की, ऑफिस के लोगों की, पड़ोसियों की। इन सब के साथ लेट देम कहना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। असली इम्तिहान तब आता है जब यही तनाव किसी अजनबी से नहीं, बल्कि उन लोगों से मिलता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। आपकी मां, आपके पिताजी, आपका जीवन साथी,
आपके बच्चे या वो दोस्त जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब ये लोग आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो दर्द 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तब बात सिर्फ बर्ताव की नहीं रह जाती, बात दिल की हो जाती है। और इसी सबसे कठिन मोड़ पर लेट देम थ्योरी की सबसे गहरी परत खुलती है, जो आगे हम समझने वाले हैं। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां लेट देम थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी होती है और सबसे ज्यादा मुश्किल भी लगती है, क्योंकि अब बात अजनबियों या ऑफिस के लोगों की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो हमारे दिल के सबसे करीब हैं। करियर की शुरुआत में मेल रॉबिन्स को हर वक्त एक ही डर खाए जा रहा था कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी और कहीं लोग उन्हें नाकामयाब न समझ बैठें। यह डर हम में से ज्यादातर लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आपने कभी कोई नई नौकरी शुरू की होगी, कोई बिजनेस का आइडिया सोचा होगा, या फिर जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लिया होगा, और सबसे पहला ख्याल यही आया होगा कि लोग क्या कहेंगे। यह लोग क्या कहेंगे वाला डर हम भारतीयों की रगों में इस कदर बसा हुआ है कि कई बार हम अपने सपने इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि हमें अपने ऊपर नहीं, बल्कि दूसरों की राय पर ज्यादा भरोसा होता है। पर असली मोड़मेल की जिंदगी में तब आया जब यही लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उनके अपने घर के अंदर शुरू हो गई। हुआ यह कि मेल के पति ने एक नया काम शुरू करने का फैसला किया जिसमें काफी जोखिम था, पैसा डूबने का खतरा था, नतीजे का कोई भरोसा नहीं था, और ऐसे में उनकी मां को यह फैसला बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। मां चाहती थी कि दामाद कोई सुरक्षित नौकरी करे, पर दामाद अपने सपने के पीछे भागना चाहते थे। अब मेल बीच में फंस गई। एक तरफ पति, दूसरी तरफ मां, और दोनों अपनी अपनी जगह सही। घर में हर वक्त बहस, तनाव और एक भारी सी चुप्पी का माहौल बना रहता था। मेल बार बार अपनी मां को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप मेरे पति के फैसले का साथ दीजिए, पर उनकी हर दलील दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। मां का अपना नजरिया था, अपने जमाने का तजुर्बा था, और वो उसे बदलने को तैयार नहीं थी। ये कहानी सुनकर आपको अपने घर की याद आ रही होगी, क्योंकि हमारे यहां तो ये रोज का किस्सा है। कितने घरों में ये होता है कि बेटा आर्ट्स पढ़ना चाहता है पर पिताजी कहते हैं इंजीनियर बनो। बेटी को दूसरे शहर में नौकरी करनी है, पर मां कहती हैं अकेली लड़की कहीं जाती है भला। बहू अपने तरीके से घर चलाना चाहती है, पर सास कहती हैं हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। हर किसी की अपनी सोच है, अपना डर है, अपना अनुभव है, और हर कोई अपनी जगह पर सही भी है। पर जब हम जबरदस्ती उनकी सोच बदलने की कोशिश करते हैं तो न उनकी सोच बदलती है और न हमें सुकून मिलता है, बल्कि बीच में रिश्ता जरूर टूट जाता है। मेल को भी यही बात समझ आई कि वो अपनी मां की राय जबरदस्ती बदलने की कोशिश करके सिर्फ अपना और अपनी मां का रिश्ता खराब कर रही हैं, और उन्होंने खुद से कहा उन्हें मेरे पति के फैसले से असहमत रहने दो। और यह कहते ही जैसे उनके कंधों पर से एक पहाड़ उतर गया। यहीं से एक बहुत जरूरी बात समझ आती है कि हर इंसान दुनिया को अपने अनुभवों, अपने डरों और अपनी उम्मीदों के चश्मे से देखता है। मेल की मां ने अपनी जिंदगी में शायद ऐसे लोग देखे थे जिन्होंने बड़ा जोखिम उठाया और बर्बाद हो गए, इसलिए उनका डर उनकी अपनी जिंदगी की परछाई था। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी नजर से दुनिया देखे, क्योंकि उसकी नजर उसके अपने बीते हुए कल ने बनाई है। हमारे यहां एक बड़ी पुरानी और गहरी बात कही गई है, झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी जिसकी जैसी सोच होती है उसे सच भी वैसा ही नजर आता है। जो इंसान डरा हुआ है वो हर फैसले में खतरा देखेगा, जो इंसान निराश है वो हर कोशिश में नाकामी देखेगा, और जो इंसान जलता है वो आपकी हर कामयाबी में कोई ना कोई कमी निकालेगा। यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। और जब यह बात दिल में उतर जाती है तो एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे किसी भारी बैग को ढोते ढोते अचानक नीचे रख दिया हो और कंधों को हवा लग रही हो। जब आप दूसरों को उनकी राय रखने की पूरी आजादी दे देते हैं तो आप खुद को उस बोझ से आजाद कर लेते हैं कि आपको सबको खुश रखना है, सबको अपनी बात समझानी है और सबकी मंजूरी लेनी है। दूसरों का आपके बारे में कुछ भी सोचना उनके दिमाग का काम है, आपका नहीं। और जैसे ही आप इस बात को सच में गले लगा लेते हैं, आपके भीतर एक ठहराव आता है जो किसी भी बाहरी तूफान में नहीं हिलता। हम अपनी जिंदगी के कितने बड़े फैसले सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि कोई क्या कहेगा का डर हमारे पैरों में जंजीर बनकर बंधा रहता है। शादी किससे करनी है ये दिल नहीं बिरादरी तय करती है। नौकरी कहां करनी है ये सपने नहीं रिश्तेदारों की राय तय करती है। और बच्चों को कैसे पालना है ये आपकी समझ नहीं, बल्कि शर्मा आंटी के बेटे ने क्या किया वाली तुलना तय करती है। लेट देम आपको वो हिम्मत देता है
कि आप इन सारी आवाजों को सुने जरूर, पर उनकी वजह से अपने फैसले न बदलें। सुनना अलग बात है और उससे बंध जाना बिल्कुल अलग बात है। विज्ञान भी यही कहता है कि जब हम दूसरों की तारीफ और मंजूरी पाने की भूख छोड़ देते हैं तो हमारे दिमाग में एक बड़ा बदलाव आता है। दरअसल जब हम किसी की तारीफ सुनते हैं या किसी का लाइक मिलता है तो दिमाग में एक रसायन बहता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। पर यह अच्छा लगना बहुत थोड़ी देर का होता है, फिर दिमाग को और चाहिए और फिर और यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें आप हमेशा दूसरों से तारीफ मांगते रहते हैं और कभी अंदर से भरा हुआ महसूस नहीं करते। पर जिस दिन आप कहते हैं मुझे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, मैं अपने लिए काफी हूं, उस दिन यह चक्र टूट जाता है और आपके दिमाग को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से सुकून मिलने लगता है। और तब आप अपने काम पर, अपने सपनों पर और अपने लक्ष्यों पर इतने बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाते हैं कि नतीजे खुद ब खुद बदलने लगते हैं। अगर आप इस बात की चिंता करना छोड़ दें कि पड़ोसी आपकी नई गाड़ी देखकर क्या सोच रहे हैं, रिश्तेदार आपके बच्चों के नंबरों के बारे में क्या बात कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पर लोग आपकी जिंदगी को कैसे तोल रहे हैं, तो आपके पास अपनी खुशियों के लिए कितना समय और कितनी ताकत बच जाएगी, यह सोचकर ही हैरानी होती है। यह थ्योरी रिश्तों में कड़वाहट खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि जब आप दूसरों को बदलने की जिद छोड़ देते हैं तो एक हैरान करने वाली बात होती है कि वो लोग भी आपके साथ ज्यादा खुलकर और सहज होने लगते हैं। जब मेल ने अपनी मां को उनकी राय रखने की पूरी छूट दे दी तो कुछ वक्त बाद उनकी मां ने खुद आकर कहा कि शायद मैं गलत थी, क्योंकि अब उन पर कोई दबाव नहीं था और वो अपनी मर्जी से सोच पा रही थी। यह लेट देम का वो जादू है जो दबाव कभी नहीं कर पाता। पर यहां एक सवाल उठता है जो बहुत जरूरी है। अगर हम दूसरों को बदलने की कोशिश ही छोड़ दें तो फिर जब कोई अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हो या कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो क्या हम बस चुपचाप देखते रहें? क्या लेट देम का मतलब यह है कि हमें किसी की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। दरअसल दूसरों को बदलने का एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर तरीका है, और वो तरीका दबाव का नहीं बल्कि अपनी मिसाल का है। ये कैसे काम करता है, ये समझना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। पिछले हिस्से में हमने एक जरूरी सवाल उठाया था कि अगर लेट देम का मतलब दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ना है तो फिर जब कोई अपना ही नुकसान कर रहा हो तो क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? इसका जवाब समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनिए जो शायद आपके घर में भी चल रही हो। एक पत्नी है जो अपने पति की सेहत को लेकर बहुत परेशान है। पति का वजन बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है और डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे बड़ी मुश्किल होगी। अब वो पत्नी क्या करती है? वही जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। सुबह उठते ही बोलती है आज जिम जाओ, खाने की मेज पर कहती है ये मत खाओ वो खाओ, रात को सोने से पहले कहती है तुम्हें अपनी सेहत की कोई चिंता नहीं है। दिन में 10 बार टोकना, हर खाने पर नजर रखना, हर बात पर लेक्चर देना। और नतीजा, जितना वो दबाव डालती है उसका पति उतना ही ज्यादा बागी होता जाता है। वो छिपकर समोसे खाने लगता है, ऑफिस में चुपचाप चाय के साथ बिस्कुट के पैकेट खत्म करने लगता है और घर आकर बोलता है मैंने सिर्फ सलाद खाया। अब पत्नी और ज्यादा परेशान और ज्यादा गुस्सा और ज्यादा टोकाटाकी और पति और ज्यादा छिपाना और ज्यादा बचना। यह एक ऐसा जहरीला चक्र है जो जितना घूमता है रिश्ते को उतना ही तोड़ता जाता है। यह सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं है। हमारे भारतीय घरों में यह नजारा हर रिश्ते में दिखता है। मां बेटे को बार बार कहती है फोन छोड़ो, पढ़ाई करो, और बेटा फोन को तकिए के नीचे छिपाकर रात भर चलाता है। पिताजी बेटी से कहते हैं इस लड़के से बात मत करो, और बेटी चोरी छिपे और ज्यादा बात करने लगती है। बॉस कर्मचारी को हर 5 मिनट पर चेक करता है और कर्मचारी काम कम करता है, बॉस से बचने के तरीके ज्यादा खोजता है। दबाव कभी किसी को नहीं बदलता, यह बात हम सबको दिल से पता है। फिर भी हम बार बार यही करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मेरी बात सही है तो सामने वाले को माननी ही चाहिए। पर यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है जिसे समझना जरूरी है। जब हम किसी पर दबाव डालते हैं, चाहे वो प्यार से हो या गुस्से से, तो सामने वाले के दिमाग में वही खतरे का अलार्म बजता है जो हमने पिछले हिस्से में समझा था। उसका दिमाग सोचता है कि मुझ पर हमला हो रहा है, मुझे अपनी रक्षा करनी है, और फिर वो एक दिमागी दीवार खड़ी कर लेता है जिसे कोई भी दलील, कोई भी तर्क, कोई भी सही बात नहीं तोड़ पाती। आपने गौर किया होगा कि जब कोई आपको बार बार कुछ करने के लिए कहता है
तो आपका मन करता है बिल्कुल उल्टा करने का, भले ही आपको पता हो कि वो बात सही है। यह इंसानी फितरत है। हम किसी के कहने से नहीं बदलते। हम तब बदलते हैं जब हम खुद बदलना चाहें। तो फिर अगर दबाव काम नहीं करता तो बदलाव आता कैसे है? यहीं पर लेट देम थ्योरी अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है। इस किताब में एक बहुत ही कारगर तरीका बताया गया है जिसे 3 कदमों में समझ सकते हैं। पहला कदम है मान लो, यानी सामने वाले की हालत और उसकी सोच को जैसी है वैसी स्वीकार कर लो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। दूसरा कदम है सांस लो, यानी अपने अंदर उठ रहे गुस्से, निराशा या बेचैनी को शांत होने दो। तुरंत कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। और तीसरा कदम है छोड़ दो, यानी उसे उसके रास्ते पर चलने दो और अपनी ताकत अपने ऊपर लगाओ। ये 3 कदम सुनने में आसान लगते हैं, पर इनका असर इतना गहरा है कि जिंदगियां बदल जाती हैं। अब वापस उस पत्नी की कहानी पर आते हैं। जब उसने यह 3 कदम अपनाए तो उसने अपने पति को टोकना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने उनकी थाली पर नजर रखना बंद किया, जिम जाने की याद दिलाना बंद किया और सेहत पर लेक्चर देना बंद किया। इसकी जगह उसने खुद अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। वो सुबह उठकर खुद टहलने जाने लगी, अपने लिए अच्छा खाना बनाने लगी और शाम को अपने लिए थोड़ा योग करने लगी। कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपनी जिंदगी जीने लगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो दबाव डालने के महीनों में नहीं हुआ था। कुछ ही हफ्तों में उसके पति ने खुद आकर पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ सुबह टहलने चल सकता हूं? कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक इंसान ने दूसरे इंसान को खुशी से जीते देखा और उसके अंदर भी वो जीने की चाहत जाग उठी। ये कोई अकेली कहानी नहीं है, ये इंसानी स्वभाव का एक बड़ा सच है। विज्ञान कहता है कि इंसान स्वभाव से दूसरों को देखकर सीखता है और उनकी नकल करता है, पर तभी जब उसे मजबूर न किया जाए। आपने खुद भी यह देखा होगा, जब मोहल्ले में किसी ने नया घर बनवाया तो बाकी लोगों ने भी अपने घर रंगवा लिए। जब ऑफिस में एक इंसान ने सुबह जल्दी आना शुरू किया तो धीरे धीरे बाकी लोग भी समय पर आने लगे। और जब व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने अच्छी किताब का नाम बताया तो कई लोगों ने वो किताब खरीद ली। कोई किसी पर दबाव नहीं डाल रहा था, बस एक इंसान ने कुछ किया और बाकियों ने देखकर खुद वो करने का फैसला लिया। हमारे यहां इसी बात को संगत कहा गया है। संगत का मतलब है कि अच्छे लोगों के साथ रहने से इंसान खुद अच्छा बन जाता है, बिना किसी के समझाए, बिना किसी के डांटे। तुलसीदास जी ने लिखा है, सत संगति सुंदरता कहानी, यानी अच्छी संगत इंसान की पूरी कहानी ही बदल देती है। यही बात बच्चों की परवरिश में भी लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किताबें पढ़ें तो उन्हें पढ़ो पढ़ो कहने के बजाय खुद उनके सामने बैठकर किताब पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि वो फोन कम चलाएं तो पहले खुद अपना फोन रख दीजिए। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। यही बात आपके कर्मचारियों पर भी लागू होती है, आपके दोस्तों पर भी और आपके जीवन साथी पर भी। लेट देम कहकर जब आप दूसरों को उनकी गलती करने और उससे सीखने की आजादी देते हैं तो आप उन्हें वो जगह दे रहे होते हैं जहां बदलाव अपने आप उगता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज को धूप और पानी दो तो वो खुद बढ़ता है, उसे खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती थोपा गया अनुशासन कभी टिकता नहीं, पर खुद से चुना गया अनुशासन जिंदगी भर साथ रहता है। शोध बताते हैं कि जिन परिवारों और दफ्तरों में लोगों को अपनी मर्जी से काम करने की आजादी दी जाती है, वहां लोगों की काम करने की ताकत और खुशी का पैमाना उन जगहों से कई गुना ज्यादा होता है जहां हर बात पर टोका टाकी होती है। गूगल, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, वहां कर्मचारियों को हफ्ते का एक पूरा दिन अपनी मर्जी का कोई भी काम करने की छूट दी जाती है। और हैरानी की बात यह है कि कंपनी के कई सबसे कामयाब प्रोडक्ट उसी एक दिन की आजादी से निकले हैं। जब आप लोगों को छूट देते हैं तो वो अपना सबसे बेहतरीन काम करके दिखाते हैं, क्योंकि अब वो डर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं। इस थ्योरी का सबसे गहरा असर तब होता है जब यह बात आपके दिल में बैठ जाती है कि दूसरों को उनके रास्ते पर चलने देना दरअसल आपकी अपनी नई शुरुआत है। जब आप कहना सीख जाते हैं कि उन्हें देरी से आने दो, मुझे अपना काम समय पर पूरा करने दो, या उन्हें मेरी मेहनत न समझने दो, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा रखने दो, तो आप उस दिमागी कैद से बाहर आ जाते हैं जिसके पहरेदार दूसरे लोग थे और जिसकी चाबी हमेशा से आपकी अपनी जेब में पड़ी थी। हमारी गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते का संदेश भी यही है कि अपना काम करो, अपना सबसे अच्छा दो और नतीजे की चिंता यानी दूसरों की प्रतिक्रिया की चिंता छोड़ दो। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता,
ये एक अभ्यास है जो रोज करना पड़ता है। पर जैसे जैसे आप इसे अपनाते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा सुकून भरे हो गए हैं, क्योंकि अब उनमें काबू करने की जगह इज्जत ने ले ली है। पर अब वक्त आ गया है कि हम इस पूरे सफर को समेटें और उन 5 बड़े सबकों को अपने दिल में बसा लें, जो आपके कल को आपके आज से बेहतर बना सकते हैं, और जो अब आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी सोच की दिशा बदल कर रख देगा। तो आखिर में बात बहुत सीधी है। दूसरों को बदलने की हमारी जिद अक्सर हमें यह एहसास दिलाती है कि हम ताकतवर हैं, समझदार हैं और हम सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन सच यह है कि यही जिद धीरे धीरे एक ऐसी जंजीर बन जाती है जो सामने वाले को नहीं, हमें बांध देती है। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, बार बार दुखी होते हैं और फिर भी सोचते रहते हैं कि बस अगर वो इंसान बदल जाए तो मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। पर इस पूरे सफर ने हमें एक बहुत गहरी बात समझाई है कि शांति तब नहीं मिलती जब दूसरे हमारे हिसाब से चलने लगते हैं। शांति तब मिलती है जब हम यह मान लेते हैं कि हर इंसान अपनी सोच, अपने डर, अपनी आदतों और अपने चुनावों के साथ जी रहा है। और उसी पल जब आप दिल से कहते हैं लेट देम, यानी उन्हें वैसा ही रहने दो, उसी पल आपकी अपनी बेड़ियां टूटनी शुरू हो जाती हैं। इस किताब का पहला बड़ा सबक यही है कि दूसरों का बर्ताव हमेशा आपका अपमान नहीं होता। अक्सर वह उनकी अपनी कहानी का हिस्सा होता है। जो दोस्त आपको भूल गया, हो सकता है वह खुद अपनी उलझनों में हो। जो रिश्तेदार आपकी बात नहीं समझ रहा, हो सकता है वह अपने पुराने डर से बाहर ही ना निकल पा रहा हो। जो इंसान आपको अनदेखा कर रहा है, हो सकता है वह खुद अपने अंदर खालीपन ढो रहा हो। हर बात को अपने खिलाफ लेना बंद करते ही जिंदगी थोड़ी हल्की होने लगती है। दूसरा बड़ा सबक लेट मी की ताकत है। दूसरों को उनकी मर्जी करने देना आधी आजादी है। पूरी आजादी तब मिलती है जब आप खुद को भी यह इजाजत देते हैं कि अब मुझे अपनी खुशी खुद बनानी है। अगर किसी ने आपको नहीं बुलाया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कम हो गए। अगर किसी ने आपकी कद्र नहीं की तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कीमत घट गई। अगर किसी ने आपको समझा नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप समझे जाने लायक नहीं हैं। लेट मी का मतलब है अब मुझे अपने लिए खड़ा होना है, अपने मन की सुननी है, अपने दिन को अपने हिसाब से जीना है। तीसरी बात हमने ये समझी कि तनाव का बड़ा हिस्सा बाहर की दुनिया से नहीं, उस लड़ाई से आता है जो हम अपने अंदर लड़ रहे होते हैं। हम ऐसी चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे बस में नहीं है और फिर हैरान होते हैं कि मन भारी क्यों है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप दुनिया के मालिक नहीं हैं, सबको नहीं संभाल सकते, सबको नहीं बदल सकते, तब आपका दिमाग पहली बार सच में आराम करता है। जैसे घर का पंखा लगातार आवाज कर रहा हो और अचानक बंद हो जाए, वैसा ही सन्नाटा भीतर उतरता है। चौथी बात रिश्तों को लेकर है, और यह शायद सबसे नरम, सबसे खूबसूरत और सबसे कठिन बात है। प्यार दबाव से नहीं बढ़ता, इज्जत टोकाटाकी से नहीं मिलती, और अपनापन किसी को काबू में करके नहीं पैदा होता। रिश्ते तब गहरे होते हैं जब उनमें सामने वाले को सांस लेने की जगह मिलती है, अपनी राय रखने की जगह मिलती है, गलती करने की जगह मिलती है। जब आप दूसरों को बदलने की जिद छोड़ देते हैं तो बहुत बार वही लोग अपने आप आपके करीब आने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें आपके साथ होने में डर नहीं, सुकून महसूस होता है। और पांचवी सबसे कीमती बात यह है कि आपकी ताकत बहुत अनमोल है। इसे हर किसी को समझाने, मनाने, रोकने, सुधारने और अपने हिसाब से चलाने में बर्बाद मत कीजिए। यही ताकत अगर आप अपने सपनों, अपनी सेहत, अपने काम, अपने घर और अपने मन को बेहतर बनाने में लगाएंगे तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। दुनिया को उठाकर सीधा करने की जरूरत नहीं है, कई बार सिर्फ अपने कदम सीधा रखना काफी होता है। हमारी भारतीय परंपरा में भी यही बात बार बार अलग अलग रूप में कही गई है। गीता हमें कर्म पर ध्यान देना सिखाती है, फल पर नहीं। हमारे बुजुर्ग हमें समझाते थे कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। संतों ने सिखाया कि मन जितना साफ होगा, जीवन उतना हल्का होगा। लेट देम और लेट मी कोई विदेशी नारा भर नहीं है। यह वही पुरानी सच्चाई है जिसे हमने शायद नई भाषा में फिर से सुना है। सामने वाले को उसके स्वभाव सहित स्वीकार कर लेना और खुद को अपने रास्ते पर चलने देना, यही तो संयम है, यही तो साक्षी भाव है, यही तो भीतर की आजादी है। और शायद इस पूरी बात का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि यह थ्योरी आपको कठोर नहीं बनाती, यह आपको हल्का बनाती है। यह आपको लोगों से दूर नहीं करती, बल्कि लोगों से जुड़ने का बेहतर तरीका सिखाती है।
ये आपको हार मानना नहीं सिखाती, ये आपको सही जगह अपनी ताकत लगाना सिखाती है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर बात पर जवाब देना समझदारी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत चुपचाप खुद को बचा लेना होती है। तो आज जब यह वीडियो खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ बस एक बात लेकर जाएं। अपनी जिंदगी में उस एक इंसान, उस एक आदत, उस एक राय या उस एक हालात को पहचानिए जिसने आपकी शांति को बंधक बना रखा है। और आज, अभी दिल से कहिए, उन्हें रहने दो। फिर उसके ठीक बाद खुद से कहिए, अब मुझे जीने दो। शायद यही दो वाक्य आपके आने वाले दिनों का रास्ता बदल दें। अगर इस वीडियो का कोई एक हिस्सा आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि वह कौन सा हिस्सा था। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में, आपके दोस्तों में या आपके किसी अपने को यह बात सुनने की जरूरत है, तो यह वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के मन का बोझ हल्का कर दे। ऐसे ही आसान भाषा में किताबों की गहरी सीख सुनने के लिए सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, दूसरों को छोड़ना उन्हें खोना नहीं होता, कई बार खुद को वापस पाना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।